आज मैं लाई हूँ ब्रिमस्टोन मूवी की कहानी, एक इंटेंस और डार्क वेस्टर्न थ्रिलर। हाय, मैं हूँ इलेक्ट्रा एंड वेलकम टू इलेक्ट्रा एक्सप्लेन्स। मूवी 4 चैप्टर्स में है। चैप्टर 1 रेवलेशन। एक औरत जिसका नाम एलिजाबेथ ब्रंडी है, लोग उसे लिज के नाम से बुलाते हैं, जो मिडवाइफ का काम करती है और अपने हस्बैंड इलाई का पहली शादी से बेटा मैथ्यू और बेटी सैम के साथ रहती है। वो बोल नहीं सकती लेकिन सुन सकती है और कम्युनिकेट करने के लिए साइन लैंग्वेज का यूज करती है। मूवी स्टार्ट होते ही दिखाया जाता है लिज एक डिलीवरी करवा रही है और उसकी गर्दन पे पीछे की तरफ 2 बर्थ मार्क हैं। एक दिन एक नया रेवरेंड आता है। रेवरेंड मतलब प्रीचर या धर्मगुरु, जिसे देख के लिज बहुत परेशान हो जाती है। उसका सरमन यानी कि प्रवचन भी बहुत स्ट्रिक्ट है। वो नरक और उसकी आग की बात करता है, जैसे सबको डराना चाहता है। सरमन खत्म होने के बाद सब रेवरेंड से मिलते हैं। इलाई भी रेवरेंड के पास जाता है, लेकिन लिज बाहर अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठ जाती है, जो इलाई को अजीब लगता है। इतने में एक प्रेग्नेंट औरत को दर्द होने लगता है। लिज देखती है बच्चे का सर बहुत बड़ा है और माँ और बच्चे में से किसी एक को बचाया जा सकता है, जिसपे उस औरत की माँ बोलती है कि दोनों को बचाना होगा, जो पॉसिबल नहीं था। वो डिलीवरी फॉर्सेप्स से बच्चे का सर तोड़ देती है और बच्चा मर जाता है। घर पे इलाई उसको समझाता है कि ये उसकी गलती नहीं है। लिज बोलती है कि ये रेवरेंड की वजह से हुआ है। इलाई बोलता है रेवरेंड भगवान का आदमी है, तुम वो देख रही हो जो है ही नहीं। लेकिन अगले ही दिन सबका बर्ताव लिज के लिए बदल जाता है। रात में उस बच्चे का बाप नेथन नशे में धुत होके लिज के घर के बाहर आग लगा देता है। उसके घर पे गोलियां चलाता है। इलाई उसको समझाने की कोशिश करता है, जिस पे नेथन बोलता है कि लिज ने उसके छोटे से बेटे का, जिसका बैप्टिज्म तक नहीं हुआ था, सर तोड़ दिया। उसका दिमाग बह रहा था और उसको मोक्ष भी नहीं मिलेगा। इतने में पीछे से रेवरेंड गोली चलाता है और नेथन को अब बस करने को बोलता है और कुछ समझा के उसे वहां से भेज देता है। लिज इलाई से बोलती है रेवरेंड को अंदर मत आने देना, लेकिन इलाई बोलता है कि उसने एक बड़ी मुसीबत से हमें निकाला है। लिज दरवाजे के पीछे छुप के उनकी बातें सुन रही है। रेवरेंड इलाई से बोलता है अगर वो बच्चा तंदुरुस्त पैदा होता तो ये सब नहीं होता। इलाई बोलता है लेकिन लिज कुछ नहीं कर सकती थी, जिसपे वो बोलता है उसने तय किया कि कौन जिंदा रहेगा और कौन मरेगा। ये सुन के इलाई लिज को बुलाने चला जाता है। लिज वहीं छुप के खड़ी रहती है। रेवरेंड बोलता है मुझे पता है तुम वहां हो और मुझे सुन सकती हो। एक खूनी होने का एहसास कैसा लगता है? मैं तुम्हें सजा देने आया हूँ। क्या तुम इस फैमिली से प्यार करती हो? मैंने तुम्हारी बेटी को देखा, वो लगभग एक जवान लड़की बन चुकी है। इतने में इलाई वापस आता है और रेवरेंड उससे बोलता है कि प्लीज नेथन के खिलाफ अपने दिल में गुस्सा मत रखना। मैं बस तुम्हारी बीवी से इसी बारे में बात कर रहा था, और वहां से चला जाता है। लिज इलाई से बोलती है हमें यहाँ से जाना होगा। वो समझाता है कि नेथन समझ जाएगा। फिर लिज को परेशान देख के वो बोलता है वो कुछ दिनों में किसी को भेड़ों का ख्याल रखने के लिए अरेंज कर लेगा और फिर ये लोग कुछ दिनों के लिए इलाई के पापा के पास चले जाएंगे। दूसरे दिन उनकी सारी भेड़ों का किसी ने पेट काट दिया। मैथ्यू पास जाके देखता है तो एक भेड़ के पेट से छोटा सा मरा हुआ मेमना निकला हुआ है। वो रोने लगता है। इलाई समझता है ये सब नेथन ने किया है। वो और मैथ्यू उससे बात करने उसके घर जाते हैं, लेकिन वहां पहुंच के उन्हें पता चलता है नेथन और उसकी वाइफ वहां से हमेशा के लिए जा चुके हैं। इधर लिज सैम की आंखों पे पट्टी बांध के बार्न के बाहर बैठा देती है और उसको बोलती है कि वो गाना गाती रहे, जिससे सैम ना तो उन मरी हुई भेड़ों को देख पाएगी और गाने की आवाज से उसको पता चलता रहेगा कि वो वहीं है। जब वो भेड़ें वहां से हटा रही थी,
तब कोई बाहर से बार्न का दरवाजा बंद कर देता है और सैम के साथ साथ एक आदमी के भी गाने की आवाज आने लगती है। वो आदमी रेवरेंड है। वो सैम की आंख से पट्टी हटाता है और उससे बोलता है, मुझे तुम्हारी माँ के बारे में बात करनी है। लिज बार्न के दरवाजे के बीच से देख रही है। रेवरेंड सैम के बालों को हाथ लगा रहा है और फिर उसका हाथ पकड़ के उसे वहां से ले जाता है। लिज का जैसे दिल बैठ जाता है और वो वहां रखे स्टूल के ऊपर चढ़ के खिड़की तोड़ के निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऊपर से गिरती है और उसके सर में चोट लगती है और वो बेहोश हो जाती है। ईलाई और मैथ्यू वापस आते हैं। लिज भी होश में आ जाती है। वो ईलाई से बोलती है, रेवरेंड ने मुझे बार्न में बंद कर दिया और सैम को ले गया। वो पागलों की तरह हर जगह ढूंढने लगती है। तभी सैम वापस आ जाती है। रात में सैम बोलती है, रेवरेंड ने कहा कि तुमने एक आदमी का खून किया है। वो कह रहा था कि वो तुम्हें सजा देने आया है, तुम्हें वापस ले जाने जहां से वो आया है। रात को ईलाई के सोने के बाद लिज घोड़े पे बैठ के रेवरेंड को मारने के लिए चढ़ जाती है, लेकिन रेवरेंड वहां नहीं होता, बल्कि सैम की गुड़िया उसके बेड पे रखी हुई होती है। इधर सैम सो रही है और उसके कमरे में हाथ में चाकू लिए रेवरेंड खड़ा हुआ है। अब रेवरेंड ईलाई के कमरे में जाता है और ईलाई नींद से एकदम जागता है, जैसे कोई बुरा सपना देखा हो। वो देखता है लिज वहां नहीं है। वो उठ के मैथ्यू और सैम को देखता है। तभी उसे बार्न में रोशनी दिखाई देती है। वो गन लेके बार्न में जाता है। ईलाई अंदर देखता है और वापस पलटता है। पीछे रेवरेंड खड़ा है और वो ईलाई के पेट में चाकू मार देता है। ईलाई दर्द से कराहने लगता है। रेवरेंड चाकू निकाल के दोबारा वार करता है। अब ईलाई दर्द को बर्दाश्त करता है और धीरे से बोलता है, क्यों? वो बोलता है, क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है। और फिर उसका पेट काटने लगता है। ईलाई दर्द से चीखने लगता है। लिज घर वापस आती है और देखती है बार्न में ईलाई बैठा है और उसकी आंतें उसके पेट से निकाल के उसके गले में लपेट के पीछे लकड़ी में लपेट दी गई हैं। लिज उसके पास जाती है और ईलाई अभी भी जिंदा है। वो आंखें खोलता है और बोलता है, मुझे गोली मार दो। वो रोते हुए मना कर देती है। वो बोलता है, प्लीज दर्द खत्म कर दो। इतने में मैथ्यू वहां आ जाता है और वो अपने डैड की ऐसी हालत देखता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो गन उठा लेता है। ईलाई मैथ्यू से बोलता है, दोनों को ग्रैंडपा के पास ले जाओ। मैथ्यू रोते हुए हाँ बोलता है और फिर गन अपने डैड की तरफ करता है। ईलाई भी उसकी तरफ देख रहा है और वो फायर कर देता है। इतने में सैम लिज को आवाज लगाती है और लिज बाहर जाती है तो देखती है उनके घर में आग लगी हुई है। सैम बोलती है, वो रेवरेंड था, उसने मुझे जगाया। मैथ्यू जल्दी से घोड़ा गाड़ी निकालता है और वो तीनों वहां से उसी टाइम निकल जाते हैं। पीछे रह जाती है बार्न में ईलाई की डेड बॉडी, हवा में उड़ती हुई राख और सैम की गुड़िया, जो रेवरेंड आके उठा लेता है और वहां खड़ा होके वो जलता हुआ घर देखता रहता है। चैप्टर 2 एक्सोडस। एक लड़की बदहवास सी जा रही है, नंगे पांव, नाइट गाउन पहनी हुई, और फिर गिर जाती है। जब होश में आती है तो वो एक घोड़ा गाड़ी में है, एक चाइनीज फैमिली के साथ, जिसका मुखिया उसे ब्रॉथल यानी कि वैश्यालय में बेच देता है। ये ब्रॉथल बिस्मत शहर में है और इसे फ्रैंक नाम का एक आदमी चलाता है, जिसका भाई जीक वहाँ शेरिफ है। मतलब कि वहाँ दोनों भाइयों की ही चलती है और उन्होंने ये रूल बनाया है कि कस्टमर लड़कियों के साथ जैसा चाहे सुलूक कर सकता है, लेकिन अगर बदले में लड़कियों ने एक खरोंच भी लगाई तो उन्हें कड़ी सजा मिलेगी। जोएना देख लेती है कि वहाँ क्या काम होता है। सैली उसे बाद में समझाती है और उसको ये बात सीक्रेट रखने को बोलती है कि उसे पीरियड्स होते हैं। उसे अभी ड्रिंक सर्व करने का काम दिया जाता है। तभी एक कस्टमर की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उसके साथ ऊपर रूम में जाना चाहता है। सैली उसे बचाने की हर कोशिश करती है,
और बाद में इसी कोशिश में वो उस आदमी को गोली मार देती है, जिसकी सजा के तौर पे सैली को फांसी पे लटका दिया जाता है। जोएना बहुत दुखी और नाराज है। फ्रैंक उससे बात करने आता है, जिसपे वो बताती है कि उस आदमी ने सैली का गला घोंटा था। फ्रैंक उसे समझाता है, रूल्स सबके लिए एक हैं, और कभी उसकी गर्दन तो कभी उसके चेहरे को छूता है। जोएना वहां से हट जाती है। फ्रैंक बोलता है, तुम अब बच्ची नहीं हो। वो पलट के देखती है और बोलती है, मैं एक लंबे टाइम से नहीं हूँ। फ्रैंक उसके पास आता है और उसे छूते हुए बोलता है, टाइम आ चुका है, मैं नरमी से पेश आऊंगा। जोएना अब बड़ी हो चुकी है और हम देख सकते हैं वो लिज है, और असली एलिजाबेथ ब्रंडी या लिज उसकी दोस्त है। लिज एक कस्टमर की जीभ दांत से काट देती है, जिसके बदले में फ्रैंक उसकी जीभ चाकू से काट देता है, जिसकी वजह से वो अब कभी बोल नहीं पाएगी। लिज जोएना को बताती है कि वो फ्रैंक को मार देगी और वहां से भाग जाएगी, जिस पे जोएना उसको ऐसा करने से मना करती है। लिज ने मैरिज ब्रोकर से अपने लिए एक रिश्ता ढूंढवाया है, जो ईलाई है। उसकी पहली बीवी मर चुकी है और एक लड़का है, और उसको लिज के गूंगे होने से कोई परेशानी नहीं है। लिज जोएना से बोलती है कि जब वो वहां जाएगी उसके बाद वो जोएना को भी बुलवा लेगी। लिज आज रात भागने वाली है और वो अपना सामान पैक कर रही है। इतने में एक औरत आके नीचे आने को बोलती है, क्योंकि किसी आदमी ने एक रात के लिए पूरा ब्रॉथल खरीद लिया है। फ्रैंक सबको बुला के बोलता है कि वो चाहता है कि ये कस्टमर उनका रेगुलर बन जाए, तो उसे जो चाहिए वो सब करना होगा। सब तैयारी में लग जाते हैं। जोएना ऊपर से देखती है, नीचे फ्रैंक और वो आदमी बात कर रहे हैं, और वो आदमी रेवरेंड है। वो बहुत डर जाती है और डर से कांपने लगती है। फ्रैंक सारी लड़कियों को नीचे बुलाता है, जो एक एक करके रेवरेंड के सामने आती हैं, और लास्ट में आती है जोएना। उसने अपनी आंखों पे ब्लैक लेस की पट्टी बांधी हुई है और वो कांप रही है। वो उसे देख के पहचान जाता है। वो उसकी गर्दन पे छू के वो 2 बर्थ मार्क्स को फील करता है और बोलता है, ये है वो। अब जोएना और रेवरेंड कमरे में है। वो उसकी आंखों से पट्टी हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं हटाने देती और अभी भी कांप रही है। वो बोलता है उसे काफी टाइम लग गया जोएना को ढूंढने में, और वो मायूस है क्योंकि उसने ये नहीं सोचा था कि वो यहाँ मिलेगी। वो बोलता है कि वो उसके पापों को माफ करने के लिए तैयार है। उसने भी पाप किया है और वो हमेशा के लिए नरक में जलने वाला है, लेकिन उसे जोएना ने ये करने पे मजबूर किया, और सिर्फ वो ही उसे बचा सकती है। वो उसकी आंख से पट्टी हटा देता है। जोएना बोलती है, नहीं। रेवरेंड बोलता है, मैंने पाप किया क्योंकि हमें पहले सेरेमनी पूरी करनी चाहिए थी। पॉल द अपोस्टल ने 1 कोरिन्थियंस में लिखा है, मेरी मदद करो जोएना। वो बोलती है, मैं नहीं कर सकती। वो बोलता है, तो हम दोनों नरक में जलेंगे। मैं तुमसे ये करवा कर रहूंगा, तुम जानती हो कि मैं कर सकता हूँ। जोएना बोलती है, मैं तुम्हें फिर से ये नहीं करने दूंगी, मैं उससे पहले तुम्हें मार दूंगी। वो बोलता है, मैंने कोशिश की, तुमने मेरे लिए कोई और रास्ता नहीं छोड़ा, और अपनी बेल्ट निकाल के उसे मारना शुरू कर देता है। वो मदद के लिए चिल्लाती है। वो बोलता है, तुम मेरी हो, ये परमेश्वर की इच्छा है। लिज वहां आती है और रेवरेंड के चेहरे पे चाकू से वार करती है, और बदले में वो लिज को उसी चाकू से मार देता है। जोएना लिज के सीने से वो चाकू निकाल के रेवरेंड का गला काट देती है। वो लिज से कपड़े बदल के वो चाकू रेवरेंड के हाथ में रख देती है। रेवरेंड के जेब से गोल्ड निकाल लेती है और लिज के ऊपर लैंप फेंक देती है, ताकि वो जल जाए और सब सोचें कि वो जोएना है जो मर गई, और रेवरेंड और जोएना ने एक दूसरे को मार दिया, और वहां से भाग जाती है। जोएना डॉक्टर के पास जाती है और उसे गोल्ड दे के बोलती है कि वो उसकी जीभ काट दे। डॉक्टर मान जाता है, लेकिन वो कर नहीं पाता। जोएना खुद अपनी जीभ काट देती है और एलिजाबेथ ब्रंडी बनके ईलाई से शादी करने चली जाती है। चैप्टर 3 जेनेसिस। जोएना अपने घर में है, अपनी माँ एना और अपने डैड रेवरेंड के साथ।
यहाँ हमें पता चलता है कि रेवरेंड एना से नाराज है क्योंकि वो अपनी बीवी होने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभा रही। उसका मानना है कि पत्नी का अपनी बॉडी पर हक नहीं होता, बल्कि वो इसे अपने पति को सौंप देती है। वो एना को चर्च में भी सबके सामने बहुत बेइज्जत करता है। जोएना के पेट में बहुत दर्द है। वो बाथरूम जाती है। वो वहां अपने कपड़ों में खून देखती है और डर जाती है। वो देखती है कि बार्न में रेवरेंड एना के लिए प्रे कर रहा है कि वो जीसस और अपने पति को दिल से प्यार कर सके, और उसकी माँ अपने कपड़े उतार रही है और फिर वो उसकी माँ की पीठ पे कोड़े मारता है। दूसरे दिन जोएना अपने कपड़ों से खून साफ कर रही है। उसकी माँ को आता देख वो उन कपड़ों को छुपाने लगती है। उसकी माँ समझ जाती है और उसे गले से लगा लेती है। जोएना बोलती है, मैं मर रही हूँ, लेकिन उसकी माँ समझाती है ये नॉर्मल है और हर लड़की के साथ होता है। और अब वो औरत बन चुकी है। इतने में रेवरेंड दूर खड़ा ये सब देख रहा था। वो बोलता है, अपनी बेटी को साफ करो, वो गंदी है। जोएना बाथ टब में है और वो अपनी माँ से बात कर रही है। तभी रेवरेंड अंदर आ जाता है और एना को बाहर जाने को बोलता है। जोएना अपने हाथों को क्रॉस करके अपने कंधों पे रख लेती है। वो जोएना से पूछता है, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया कि एक औरत होने का क्या मतलब होता है? खून तुम्हारी जिंदगी में आ चुका है और तुम्हारी मासूमियत छीन ली है। जल्द ही आदमियों को तुम अट्रैक्टिव लगने लगोगी। वो एना से बोलता है, आज से तुम्हें जोएना को एक औरत की तरह ट्रीट करना होगा। जोएना जब सुअरों को खाना खिला रही होती है, वो देखती है एक घोड़े पे 2 आदमी आ रहे हैं। ये दोनों आदमी गोल्ड के लिए हो रही एक फाइट में थे, जिसमें कुछ लोग मर गए और ये दोनों घायल हो गए और हैंडपंप देख के पानी के लिए वहां आ गए। लेकिन दोनों ही वहां बेहोश हो जाते हैं और जोएना उनकी हेल्प करने के लिए उन्हें बार्न में छुपा देती है। एक आदमी जिसका नाम सैमुअल है, उसकी गोलियां निकालती है, पट्टी करती है। इधर रेवरेंड हर टाइम जोएना को देखता रहता है। वो एना से बोलता है कि लड़की बहुत तेज बढ़ रही है, उसकी बीवी को ये ठीक नहीं लगता। वो बार्न में जोएना के पीछे जाता है और उससे उसकी उम्र पूछता है। वो बताती है 13 साल। वो बोलता है, एक औरत की जिंदगी में कुछ फर्ज होते हैं जो एक छोटी लड़की नहीं निभा सकती। ये फर्ज खुद हमारे प्रभु ने दिए हैं और उसे अपने साथ ले जाता है। दूसरे ही सीन में हम देखते हैं रेवरेंड टब में बिना कपड़ों के बैठा है और जोएना दूसरी तरफ देखते हुए बेदिली से उसकी पीठ घिस रही है और वो बोल रहा है, तुम्हारी माँ हमेशा अपनी जिम्मेदारियां उतनी अच्छी तरह नहीं लेती जितनी लेनी चाहिए। वो अपनी नेचुरल ड्यूटीज को पूरा नहीं करती। क्या तुम समझ रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ? परमेश्वर ने तुम्हें इतनी जल्दी एक औरत बनाया किसी वजह से। इतने में उसकी माँ ये सब देख और सुन लेती है। वो बोलती है, ये गलत है, वो सिर्फ एक बच्ची है। वो बोलता है, तुमने खून देखा है, मुझे तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ परमेश्वर को देना है। रात में वो एना से खिंचा खिंचा रहता है और बोलता है, परमेश्वर के कुछ और प्लान्स हैं। जोएना अपने कमरे में कपड़े बदल रही होती है और दरवाजे से रेवरेंड छुप के देख रहा होता है। पीछे से एना आ जाती है और वो उसे देख लेती है। वो उससे माफी मांगती है कि उसने उसे उसका हक नहीं दिया और अपनी गलती सुधारने के लिए बोलती है। वो उसकी माफी एक्सेप्ट करता है, लेकिन बोलता है अब देर हो चुकी है। एना बोलती है, मैंने देखा है तुम उसे कैसे देखते हो, वो तुम्हारी अपनी बेटी है। इस पे वो एना को थप्पड़ मार देता है और वो बोलती है, ये पाप है। तो वो द बुक ऑफ 1 Corinthians चैप्टर 7 वर्स 36 की बात करता है और शब्दों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ देता है कि ये पाप नहीं है और वो उससे शादी कर सकता है। ये सुन के एना उसे गंदा सुअर बोलती है और वो अपना बेल्ट निकाल के उसे मारने लगता है। जोएना अपने कमरे से ये सब देख रही है। वो एना को लोहार के पास ले जाता है और उसके लिए स्कोल्ड्स ब्राइडल बनवाता है। स्कोल्ड्स ब्राइडल, जो कई नामों से जाना जाता है, पुराने टाइम में औरतों को सजा देने और उन्हें बेइज्जत करने के लिए पहनाया जाता था। वो उसे पहना के उस पे ताला लगा देता है,
यहाँ सैमुअल उस दूसरे आदमी को जान से मार देता है और सुअरों को खिला देता है। जोएना ये सब देखती है तो सैमुअल बोलता है अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। वो बोलता है दूसरा गाल आगे करने वाली बात सिर्फ वही इंसान कर सकता है जिसके पास कंट्रोल है, जो नहीं चाहता कि तुम उसके खिलाफ खड़े हो। वो बोलता है मैंने तुम्हारी माँ को देखा है, वो वैसी इंसान है जो दूसरा गाल आगे कर देगी। क्या तुम उसके जैसी हो? दूसरे दिन चर्च में एना के चेहरे पे बेल्ट की मार का निशान और स्कोल्ड्स ब्राइडल है। जोएना उससे बोलती है तुम उसे ये सब क्यों करने देती हो? मैं तुम्हारे जैसे कभी नहीं बनूंगी। ये कोई जीने का तरीका नहीं है। इससे पहले मैं मरना पसंद करूंगी। एना रोने लगती है और उठ के वहां से चली जाती है। रेवरेंड सरमन दे रहा है और तभी एना ऊपर से गिरती है। लोग डर से चीखते हैं। जोएना रोते हुए धीरे धीरे पीछे मुड़ती है। एना ने चर्च के घंटे से अपने आप को लटका लिया है। ये देख के रेवरेंड बहुत चिल्लाने लगता है कि ये घिनौना पाप है और अब इसे नरक में सजा मिलेगी। घर जाके वो अपने आप को कोड़े मारता है जो जोएना अपने कमरे में सुन रही है, और फिर वो सैमुअल के पास जाती है और रोते हुए उसके गले लग जाती है। वो उसे हिम्मत देता है और उसके सर पे हाथ फेरता है। जोएना अपनी ड्रेस के बटन खोलने लगती है जिससे सैमुअल उसे मना करता है और गले से लगा लेता है। दूसरे दिन रेवरेंड तैयार होकर जोएना के कमरे में जाता है। वो बेड पे नाइट गाउन पहनी हुई लेटी है। वो बोलता है परमेश्वर ने मुझे माफ कर दिया है, मैं तैयार हूँ, और उसे अपने साथ चर्च ले जाता है। वो वहाँ उससे शादी करने लगता है। जोएना वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो उससे भी स्कोल्ड्स ब्राइडल पहना देता है। वो अंगूठी पहनाने ही वाला होता है तभी सैमुअल अपना सोना और गन लेके वहाँ आ जाता है। सोना वहीं गिर जाता है और वो जोएना को स्कोल्ड्स ब्राइडल से आजाद करता है, लेकिन इसी बीच रेवरेंड उसे मार देता है। वो जोएना को पैरों से पकड़ के कीचड़ में घसीटता हुआ घर में ले जाता है और उसके कपड़े उतार के उसे कोड़े मारता है, और फिर वो उसे बोलता है टाइम आ चुका है, मैं नरमी से पेश आऊंगा। सुबह मौका मिलते ही जोएना रेवरेंड के कमरे से निकल के भाग जाती है। रेवरेंड कमरे में सो रहा है। बेडशीट पे कीचड़ और ब्लड है। उसके बाद क्या हुआ वो तो चैप्टर 2 में हमने देखा ही था। चैप्टर 4 रेट्रीब्यूशन। मैथ्यू, जोएना और सैम घोड़ा गाड़ी से जा रहे हैं और रेवरेंड के गाने की आवाज आ रही है। वो उनका पीछा कर रहा है। घने कोहरे और बर्फ में गाड़ी किसी चीज पे चढ़ जाती है और गन नीचे गिर जाती है। जब मैथ्यू वो गन उठाने जाता है, रेवरेंड उसे गोली मार के जान से मार देता है। जोएना सैम के साथ ईलाई के डैड के घर पहुंचती है और सब बताती है। ईलाई का डैड सैम के साथ अंदर रुकता है जबकि जोएना बाहर पहरे पे रहती है। तभी रेवरेंड आ जाता है। जोएना उस पे फायर करती है पर गोली उस तक नहीं पहुंचती। रेवरेंड कहता है कि वो उससे प्यार करता था लेकिन अब उसकी बेटी उसके कर्मों की सजा भुगतेगी। वो कहता है तुम्हें लगता है वो अंदर सेफ है? जोएना भागकर देखती है। सैम सो रही है लेकिन ईलाई के डैड की लाश वहाँ है। जोएना सैम को लेकर खिड़की से भागने लगती है पर रेवरेंड उसे खींच लेता है और इसी दौरान रेवरेंड के ऊपर केरोसिन गिर जाता है। अब जोएना बंधी हुई है, चेहरे पे चोट के निशान हैं। वो बोलता है मैं तुम्हारी बेटी के साथ वही करूँगा जो मैंने तुम्हारे साथ किया। मैं तुम्हें जितना दुख दे सकता हूँ उतना दूंगा। फिर वो कमरे में जाता है जहाँ सैम है। उसके हाथ और मुंह बंधे हुए हैं। वो उसके कपड़े उतार के उसे कोड़े मारता है और फिर वो सैम के पास जाता है, उसे उसकी गुड़िया देता है और उससे अजीब सी बातें करने लगता है, जैसे क्या उसे एक औरत होने का मतलब पता है, क्या उसे आदमियों के बारे में बुरे ख्याल आते हैं, क्या उसे आदमी पसंद है, क्या उसे पीरियड्स स्टार्ट हो चुके हैं। वो उसे पकड़ के उसके सर पे किस करता है। सैम बस चुप बैठी है और जोएना अपने बंधे हुए हाथ उस लकड़ी के ऊपर से निकालने की कोशिश कर रही है। वो बोलता है क्योंकि वो मोक्ष के परे बर्बाद है तो अब वो जो चाहे कर सकता है। वो बोलता है टाइम आ चुका है और वो अपने ग्लव्स और कोट उतारने लगता है। जोएना अपने हाथ
लकड़ी के ऊपर से निकाल लेती है और उसका कंधा डिसलोकेट हो जाता है। वो लैंप उठा के उसके जूतों पे फेंकती है, लेकिन क्योंकि वो पहले से केरोसिन में भीगा हुआ था, वो एकदम आग की लपटों में आ जाता है और अपने हाथ फैला लेता है। जोएना नीचे पड़ी हुई गन उठाती है। वो बोलता है, लोग सोचते हैं कि वो आग है जो नरक को असहनीय बनाती है। वो नहीं है, वो प्यार का ना होना है। जोएना उस पे फायर करती है। वो जलता हुआ खिड़की से नीचे गिर जाता है। अब मौसम बदल चुका है। जोएना इलाई के डैड के घर में ही रह रही है और 100 मील चला रही है। नेथन वहां आता है। वो बताता है कि रेवरेंड ने उसे बिस्मथ शहर जाने के लिए बोला था और अब वो शेरिफ बन चुका है। वो उसे एक वांटेड का पोस्टर दिखाता है जिस पे एलिजाबेथ ब्रंडी का नाम है। उसमें लिखा है कि उसकी जीभ नहीं है। जोएना बस नहीं में सर हिलाती रहती है और वो उसे फ्रैंक के मर्डर के लिए अरेस्ट कर लेता है। लिज जोएना के पास आने से पहले फ्रैंक का खून करके आई थी। वो जोएना को बेड़ियां पहना के उसे फेरी राफ्ट से ले जा रहा है। वो घर की तरफ देखती है। सैम बाहर आ रही है। वो उसे देख के स्माइल करती है और फिर पानी में गिर जाती है। नेथन पानी में गोलियां चलाता है। जोएना लेक में नीचे जाती जा रही है, लेकिन उसके चेहरे पे स्माइल है। सैम अब बड़ी हो चुकी है। उसकी खुद की एक बेटी है और वो उसी घर में रहती है, 100 मील चलाती है। वो बोलती है कि उसे ऐसा लगता है जैसे वो हमेशा उसके साथ थी और मूवी खत्म हो जाती है।